नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सीजी टेट 2022 परीक्षा के लिए मैथ का पहला क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व भी करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम निम्नलिखित सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहला है आपका डेसिमल सिस्टम, दूसरा आपका सिस्टम, तीसरा है आपका ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और चौथा है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन हमारा फोकस किन पर रहेगा, आपका डेसिमल सिस्टम पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किनका उपयोग करते हैं, आपका डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, जिनमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं डेसिमल सिस्टम में, आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 9 तक आपका 10 अंक होता है। चलिए बात करेंगे हम स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू की। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि कौन सा डिजिट जो है किस स्थान पर स्थित होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपके सामने कोई संख्या दिया हुआ है 6, 7, 8, 9, उनमें आपसे पूछ दिया गया कि 7 का स्थानीय मान क्या होता है, आपको बताना है। यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए किनका, 7 का। तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 के बाद कितने अंक है, 7 के बाद कितने अंक है, आपके 2 अंक है। तो 7 के बाद हम कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से 6789 में जो 7 का आपका एक प्लेस वैल्यू हो कितना हो जाएगा, आपका 700 हो जाएगा। अगर आपसे और पूछता कि 6789 में 6 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, जिस संख्या को पूछा गया है उस संख्या को सबसे पहले यहाँ पर 6 को लिख देंगे। अब देखेंगे 6 के बाद कितने अंक है, 6 के बाद आपके कितने अंक है, 1, 2, 3 अंक है। तो 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3। इस प्रकार से यहाँ पर 6 का जो प्लेस वैल्यू है कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लेस वैल्यू। अब चलिए बात करते हैं हम किसकी, फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू यानी कि इसे जाति मान भी कहा जाता है, इसे अंकी मान भी कहा जाता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू स्वयं वही अंक होता है, चाहे वो अंक किसी स्थान पर क्यों ना हो। अर्थात जो अंक जितना होता है उतना ही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू भी होता है। अगर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 4567 में 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। 6 फेस वैल्यू पूछा जा रहा है तो 6 आपका फेस वैल्यू होगा। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है 4, तो आपका यहाँ पर 4 जो है फेस वैल्यू होता। ठीक है, आपको एक बात नोट कर लेनी है, जो आपका यूनिट डिजिट होता है यानी कि इकाई का अंक होता है, उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो हमेशा बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपका 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से कोई अंक है। अगर इनमें आपसे पूछा जाता है 1 का फेस वैल्यू क्या होता है, तो जो संख्या पूछा जा रहा है फेस वैल्यू आपका उतना ही होता है, यानी कि 1 ही होगा इसका फेस वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाएगा 4321 में आपका 1 का जो प्लेस वैल्यू है कितना होगा, तो हम देखेंगे 1 के बाद में कोई संख्या है, 1 के बाद में कोई संख्या नहीं है, यानी कि आपका 1 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, केवल 1 ही होगा। तो इस तरह से आप देखें कि मतलब इकाई अंक का जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों जो है क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारी संख्याओं के मिश्रण से जो नई संख्या बनती है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भागों में क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, दूसरा हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। अब देखते हैं काल्पनिक वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है। वे संख्या जो वास्तव में है और जिनका उपयोग हम अपनी वास्तविक दुनिया में कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी आपके प्राकृतिक संख्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गए, पूर्णांक हो गए, परिमेय संख्या हो गए, आपके अपरिमेय संख्या हो गए, ये सभी आपके क्या होते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपका काल्पनिक संख्या की। वे सभी संख्या जो वास्तव में नहीं है और जिनका उपयोग हम अपनी वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को केवल हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका काल्पनिक संख्या। अब समझिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। आई जो है आपका क्या है, आपका
काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है। आई स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। अगर हम सिर्फ आई की बात करें, आई का वैल्यू कितना होता है, तो आई बराबर होता है आपका रूट के अंदर -1, इस प्रकार से आई का मान होता है। अगर हम आपसे पूछे -2 क्या है, -2 आपका एक प्रकार का काल्पनिक संख्या है। -3 क्या है, यह भी आपका एक प्रकार का काल्पनिक संख्या है, क्योंकि आपका रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछें -15 क्या है, -15 भी आपका एक प्रकार का काल्पनिक संख्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक किसे कहा जाता है। इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। गिनती वाली संख्या, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती है प्लस अनंत तक, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हमने 0 को और शामिल कर लिया तो किसका समूह बन जाता है, ये पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका ये पूर्ण संख्या कब बना, जब हमने 0 को शामिल किया तो पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्या के समुच्चय में जो आपका ऋणात्मक संख्या है, जैसे कि -1 -2 -3, इस तरह से करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, माइनस अनंत तक चले जाएंगे, तो किसका समुच्चय बन जाएगा, ये पूर्णांक का समुच्चय बन जाएगा। चलिए अब हम रियल नंबर को क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि वास्तविक संख्या को हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होता है आपका दशमलव संख्या और दूसरा होता है आपका पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए आपका दशमलव संख्या, यहाँ पर देखिए कई तरीके दशमलव है, दशमलव संख्या जैसे कि 0.5 भी आपका एक प्रकार का दशमलव है, आपका 0.33 भी आपका एक प्रकार का दशमलव, जिसमें 3 जो है लगातार इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। आपका देखिए 0.3 यानी कि 3 पर बार लगा, यह भी एक प्रकार का दशमलव है। इस प्रकार का भी दशमलव है, 0.1 2 3 4, ऐसा संख्या आगे बढ़ते ही जा रहा है, यह भी एक प्रकार का दशमलव है। यानी कि दशमलव जो है कई प्रकार को, आप यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, जो आपका 0 है, 0 क्या है जी, आपका एक प्रकार का पूर्णांक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से जिस प्रकार से हमने रियल नंबर क्लासिफिकेशन किया, अब हम बढ़ते हैं आपका डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्या को हम इसी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए देखते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला होता है आपका रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग दशमलव, जिसे हम क्या करते हैं, आवर्ती दशमलव कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका क्या होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम अनावर्ती दशमलव कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो आपका रिकरिंग डेसिमल होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, इनका मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार संख्याओं का पुनरावृत्ति, यानी कि वही संख्या जो है बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, संख्या का खत्म हो जाना, यानी कि समाप्त हो जाना, ठीक है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है, मतलब संख्या का बार बार रिपीट ना होना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, मतलब समाप्त ना होना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, आपका देखिए हमने बोला आपका क्या होता है, रिपीटिंग होता है और समाप्त भी होता है। समाप्त कैसे होगा, समाप्त कहने का मतलब है, समाप्त कैसे होगा, जैसे कि आपका 0 इस प्रकार से 5 ये लिखा है, तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कहने का मतलब ये है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर उसका जो दशमलव है ना, उसको हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, अगर हम इनको 0.5 को 5/10 इस प्रकार से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से दशमलव जो है हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो है 0 आपका 1 है ना, उनमें भी क्या कर सकते हैं, हम 1/10 लिखेंगे तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। और देखिए जो आपके बार वाली संख्या होती है, बार वाली संख्या, ये देखिए 0.333 यहाँ पर लगातार रिपीट हो रही है, लगातार रिपीट हो रही है, क्या रिपीट हो रही है, जिस कारण से हम यहाँ पर बार लगाते हैं। अब इसको भी हम हटा सकते हैं, हटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, आपका आंसर 3/9 इस प्रकार से हो जाएगा। हम आगे वाली कक्षा में इनके बार वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, इनके क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आवर्ती दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनावर्ती दशमलव की, इसमें हम दशमलव को नहीं हटा सकते, समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं है, देखिए संख्या खत्म हो ही नहीं रहा, संख्या जो आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें हमें पता ही नहीं है कि किस संख्या से भाग करेंगे कि दशमलव जो हट जाएगा,
ठीक है। चलिए ये हो गया आपका अनावर्ती दशमलव। अब यहाँ पर आपका ध्यान देना है, ठीक है। जो आपका यहाँ रिकरिंग डेसिमल होता है और टर्मेटिक डेसिमल होता है, यह एक प्रकार का क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q कहने का मतलब है आपका p/q। देखिए आपका 5/10, इसको हमने 5/10 के रूप में लिखा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये यहाँ पर देखिए 1/10 है, इसे भी हमने किस रूप में लिख लिया, p/q के रूप में लिख लिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब सोच रहे होंगे जो 22/7 है वो क्या है, देखिए 22/7 भी आपका एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए इनके कुछ फैक्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और इसलिए सभी रिपीटिंग डेसिमल जो है क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। प्रत्येक फ्रैक्शन एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाता है। प्रत्येक इंटीजर भी आपका एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक इंटीजर चाहे 0 ये है, 0 हो गया आपका, प्लस आपका इंटीजर हो जाएगा या फिर माइनस इंटीजर हो जाएगा, ये सभी जो है आपके क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। 0 भी आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। अब बोलेंगे सर 0 कैसे परिमेय संख्या है, देखिए 0 ये है आपका, ठीक है। 0 को अगर हमने 3 से भाग किया, भाग करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन 0 को हमने किस रूप में लिख लिया, p/q के रूप में इस प्रकार से लिख लिया, तो इस प्रकार से आपका 0 भी क्या है, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 क्या है, 5 भी आपका परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, 5 में अगर हम 1 का भाग करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 5 को हमने p/q के रूप में इस प्रकार से 5/1 के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आपका जो पाई होता है, पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। देखिए आपका जो √7 है ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि वे संख्या जो रूट से बाहर ना निकले वह रूट के अंदर ही रह जाए वो आपका क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जिस प्रकार से आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 जो है रूट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, रूट के अंदर ही रह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको उनमें से है, पाई क्या है। हमने अभी पढ़ा पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। अब बताइए आप मुझे कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए आपका 3.9 परिमेय है, आपका 1/4 जो है परिमेय है, और 0.25 भी परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिस कारण से क्या हो जाएंगे, आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन 1.2312 है, ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये विषम है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसको देखते हैं, सम है तो चेक करके देखते हैं। आपका √2 है, ठीक है, इस प्रकार से है, और इसके ऊपर √4 है। √4 का मान कितना होता है आपको पता होगा, 2 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 इसकी पावर क्या हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी। 2 कहने का मतलब है 2 बार हो जाएगा, √2 गुना √2 इस प्रकार से 2 बार हो जाएगा। 2 बार जोड़ा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 जो है इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा ना ये भी होगा, ठीक है। ये अब हम इंटीजर यानी कि पूर्णांक को क्लासिफिकेशन करेंगे। हम पूर्णांक को 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक आपका होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा होता है आपका 0, ठीक है। इस प्रकार से हम पूर्णांक को कितने तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपका पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, +1 फिर स्टार्ट तक कहाँ तक चला जाता है, आपका +∞ तक चले जाते हैं, ठीक है। आपका जो नेगेटिव इंटीजर होता है वो -1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, -∞ यानी कि अनंत तक जाते हैं। 0 भी आपका एक प्रकार का क्या है भाई, आपका पूर्णांक है। इस बात को याद रख लीजिएगा, 0 के लिए 0 जो है ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक है, न ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 जो है आपका एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रल पूर्णांक होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
चलिए हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को और देख लेते हैं। देखिए, जीरो जो है आपका इवन इंटीजर होता है, यानी कि सम पूर्णांक होता है। इसको हम आगे प्रूव करेंगे कि हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जीरो जो है आपका इवन इंटीजर है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, धनात्मक पूर्णांक का जो आपका संख्याओं का समुच्चय होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। 1 2 3 से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाता है? प्लस अनंत तक जाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहलाएंगे। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के में क्या के समुच्चय में क्या शामिल कर लेते हैं? जीरो को और शामिल कर लेते हैं तो किनका समुच्चय बन जाता है? आपका पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है, यानी कि होल नंबर का समुच्चय इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक में चलेंगे। तो क्वेश्चन आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, हमने यहाँ पर सभी पढ़ा कि जो आपका इंटीजर होता है उसे हमने 3 भाग में बांटा था। एक आपका होता है पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है और एक आपका जीरो होता है। किस ऑप्शन में ऐसा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब जो आपका पूर्णांक है उसको सम और विषम के आधार पर हम कितने भाग में बांट सकते हैं? आपका 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो होता है आपका सम पूर्णांक और दूसरा होता है आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सम पूर्णांक किसे कहा जाता है, जो भी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम पूर्णांक यानी कि इवन इंटीजर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितने बार में चला जाएगा? 3 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका 6 जो है आपका सम पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑड इंटीजर किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्या क्या कहलाती है? आपकी विषम पूर्णांक कहलाता है। अगर हम 5 में 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, लेकिन आपका शेष 1 बच जाएगा, तो 5 जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर विषम पूर्णांक हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जो आपका जीरो होता है, जीरो क्या है आपका जी? एक प्रकार का इवन इंटीजर है, यानी कि सम पूर्णांक है। चलिए उनको हम प्रूव करते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि आपका जो जीरो है वो आपका सम पूर्णांक है। चलिए इनको यहाँ पर सब प्रूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरो को हम इवन नहीं मानते हैं, जीरो को हम क्या मानते हैं? यहाँ पर ऑड मानते हैं। ऑड मान के देखते हैं कि आपका जो आंसर है आता है कि नहीं आता है, उसके बाद हम इसको इवन मानेंगे। ठीक है, जब हम जीरो को इवन मानेंगे तो कौन कौन से प्रॉपर्टी इन सभी को फॉलो करना चाहिए? इवन प्लस इवन बराबर क्या होता है? इवन आता है। ऑड प्लस ऑड बराबर आपका इवन आता है, और इवन प्लस ऑड बराबर आपका आंसर जो है ऑड आता है। इन सभी को क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी को सही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जीरो जो है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक एक की तरफ। हमने पहला रूल देखिए, आपका इवन प्लस इवन है, 2 - 2, आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया है? इवन आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पर जीरो को क्या माना था जी? जीरो को हमने ऑड माना था, तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको इस तरह से गलत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए, ऑड प्लस ऑड करने पर जीरो को ऑड माना तो 0 + 3 करने पर आपका आंसर कितना आना चाहिए था? यहाँ पास इवन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 क्या है? आपका एक प्रकार का ऑड नंबर है, तो इस प्रकार से यह वाला भी प्रॉपर्टी आपका गलत हो जा रहा है। तीसरा देखिए, इवन प्लस ऑड यानी कि 4 में अगर हमने जीरो को जोड़ा तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए था? ऑड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इवन आ जा रहा है। देखा आपने, जिस प्रकार से हमने जीरो को ऑड माना, ऑड मानने पर हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है गलत हो जा रही थी, तो हम कह सकते हैं जीरो जो है एक प्रकार का आपका ऑड इंटीजर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम जीरो को क्या मानते हैं? आपका इवन इंटीजर मानते हैं। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टी देखिए, इवन प्लस इवन बराबर इवन आना चाहिए। जीरो को हमने इवन माना, 0 + 2 आया, तो इवन आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन आना चाहिए, यानी कि ऑड 3 हो गया और आपका यहाँ पर ऑड -3 हो गया। इवन क्या आ गया? हमने जीरो क्या माना था? इवन, तो इस प्रकार से ये वाला प्रॉपर्टी भी आपका सही आ गया। ठीक है, इवन प्लस ऑड मतलब इवन कौन है? आपका जीरो है, जीरो में +3 कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ऑड आना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ पर ऑड आ रहा है। देखा आपने, अगर हमने जीरो को क्या माना है भाई? इवन माना है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टी जो है क्या आ रही है? सही आ रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जीरो जो है आपका क्या है? एक प्रकार का इवन इंटीजर है। इस बात को आप ना अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, शून्य क्या है?
शून्य आपका एक प्रकार का सम संख्या है, यानी कि इवन इंटीजर है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक आपका होता है अभाज्य संख्या और दूसरा होता है आपका भाज्य संख्या और तीसरा होता है आपका एक। ठीक है, सबसे पहले हम किनको समझेंगे अच्छे तरीके से, हम इनको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक और आपका कंपोजिट नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। इनको देख लीजिए, वे संख्या जिनके केवल व केवल दो फैक्टर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एक फैक्टर तो आपका एक होता है और दूसरा फैक्टर वो क्या होता है, स्वयं वही संख्या होता है। कैसे होता है, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका 5 है, 5 का फैक्टर एक तो एक हो जाएगा, दूसरा वही स्वयं संख्या यानी कि यहाँ पास 5 ही होगा। अगर हम 7 की बात करें, 7 है, 7 का एक फैक्टर आपका एक होगा और दूसरा फैक्टर स्वयं 7 ही होगा। ठीक है, मतलब इसके दो फैक्टर हो गए तो क्या हो जाएगा, आपके प्राइम नंबर इस तरह से हो जाएंगे। चलिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर कौन है आपका, 2 है। 2 जो है पहला अभाज्य संख्या है। ठीक है, ओनली वन इवन प्राइम नंबर 2, मतलब 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बस 2 ही जो है आपका पूरे मतलब टेबल में क्या होंगे, आपका सम पूर्णांक होंगे, बाकी जो सभी क्या होते हैं, ऑड होती हैं। ठीक है, 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से आपका अब 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका 168 प्राइम नंबर इस प्रकार से होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक में कौन कौन से वो प्राइम नंबर होते हैं, उन सभी प्राइम नंबर को हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन सा भाज्य संख्या होते हैं, उनको हम निकालना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ना। 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और आपका 96 होता है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको, 6 ये है तो 6 के बाद में हमें एक प्लस कर देना है और 6 के इधर और हमें क्या करना है, एक माइनस कर देना है। प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 25, 31, 37 आपका 43 हो जाएगा, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 और 97 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे 6 में 1 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89 और आपका 95 इस प्रकार से हो जाएगा। इन तीनों को हम छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, अब देखिए 5 और 7 से ऐसा कौन कौन सी संख्या है वो जो कट रही है उसको काट देना है आपको। 5 से जो है 25 आपका कट जाएगा, इसको हटा दीजिए। 35 भी कट जाएगा। ठीक है, आपका 7 से 49 कट जाएगा। 55 जो है आपका 5 से कट जाएगा। 65 जो है 5 से कट जाएगा और 7 से आपका 77 कट जाएगा और जो आपका 5 है 85 कट जाएगा और 7 से आपका 91 भी कट जाएगा। और जो बाकी बची जो भी संख्या है यहाँ पर, वे सभी कौन सी संख्या है, वे सभी जो है आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए इनके कुछ और बातों को हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, वो आपका 97 होता है। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा वो क्या होता है, 101 होता है। ठीक है, कैसे 101 होता है, देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, इसमें 96 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 102 इस प्रकार से आ जाएगा। इसमें एक माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 103 आ जाएगा। 101 और 103 में कौन बड़ा कौन छोटा है, तो देखिए आपका 101 है, तो 101 जो है 3 नंबर का सबसे छोटा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, आपको 6 का पहाड़ा लेके इनको क्या करना रहता है, निकालना रहता है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है आपका, यहाँ पास 2 है। ठीक है, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव प्राइम आपका इंटीजर कौन सा है, तो आपका 2 होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि a
a+2 a+4 प्राइम नंबर है तो a के कितने मान हो सकते हैं आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए a+2 और a प्लस आपका इस प्रकार से 4 दिया है। ठीक है, अगर हम a बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे मान को, a बराबर हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलतेंगे तो यहाँ पास 1+2 यानी कि 3 आ जाएगा, 1+4 यानी कि यहाँ पास 5 आ जाएगा। लेकिन देखिए जो आपका 1 होता है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो a बराबर प्राइम नंबर नहीं देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पास a बराबर 2 रखने की, तो a बराबर 2 रखेंगे, 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 रख दिए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर अगर हमने 2 रखा तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं दे रहा है तीनों में। ठीक है, अगर हमने a बराबर 3 रखा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 में 4 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने a बराबर 3 रखा तो हमें सभी संख्या जो है प्राइम नंबर प्राप्त होने लगी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, a के कितने मान हो सकते हैं, a के केवल एक ही मान पॉसिबल हो सकते हैं, वो भी कितना, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हो सकता है, आपको यहाँ पर बताना है। हम जानते हैं ऑड प्लस ऑड करने पर आपका आंसर जो है हमेशा क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, लेकिन इन चारों ऑप्शन को देखने पर पता चलता है कि किसी भी ऑप्शन में आपका क्या है, इवन नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इवन के साथ अगर हम ऑड को जोड़ेंगे, इवन के साथ हम ऑड को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, ऑड आता है। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा अभाज्य संख्या आपका इवन होता है, तो आप सभी को पता होगा 2 है जो है मतलब सम अभाज्य संख्या यहाँ पर होता है। अब इनको जोड़कर देखते हैं, आपका 71 है, तो अगर हमने 2 में कितना जोड़ा, 69 जोड़ा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 69 जो है आपका किनसे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नहीं होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आपका जो 81 है उसमें अगर हमने 2 है हमारे पास, 2 में अगर हमने 79 को जोड़ दिया तो आपका आंसर कितना, 81 आ जाएगा। तो देखिए आपका जो 79 है, 79 जो है आपका क्या है, एक प्रकार का अभाज्य संख्या है। ठीक है, 83 की बात करेंगे, 2 और इसमें कितना जोड़ देंगे, 81 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 81 जो है 9 से कट जाएगा। जो आपका 101 है, अगर हम बात करें 2, अगर इसमें 99 क्या कर देंगे, हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आपका 101 आ जाएगा। ये 99 जो है 9 से भी कट जाएगा, आपका 11 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से दो अभाज्य संख्याओं का योगफल हो सकता है। कौन हो सकता है आपका, ये 2 और 79, इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आपका आंसर जो है यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, 3 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना, 100 होता है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या मान के चलते हैं, आपका 3 अभाज्य संख्या a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं अगर हम आपका और संख्याओं का सम करेंगे तो कभी भी आपका आंसर जो है इवन नहीं आता है। इनमें से कोई एक संख्या जो इवन होगा और बाकी 2 संख्या क्या होगी, ऑड होगी, तब उस स्थिति में आपका जो संख्या है वो क्या आएगा, यहाँ पास इवन आएगा। तो आप जानते हैं प्राइम नंबर में ऐसा कौन सा संख्या जो इवन होता है, 2, सिर्फ 2। तो क्या मान लेते हैं, आपका जो a है वो a क्या है, आपका 2 हो गया। 100 में से हमने 2 घटा दिया, कितना बच गया, आपका 98 बच गया। तो 98 के लिख लेंगे, बी और सी का मान हो जाएगा 98। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। 36 अधिक कहने का मतलब ये है 98 में हम 36 किसको दे देते हैं, बी को दे देते हैं। 36 दे दीजिए, बी को 36 दे देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका आंसर बच जाएगा यहाँ पर 62, यहाँ पर ये बच जाएगा। ठीक है, 62 बच गया। अब 62 को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, बी और सी को दे देंगे तो 31 यहाँ पास आएगा और 31 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके कौन कौन से यहाँ पास पूर्णांक हो जाएंगे, मतलब अभाज्य संख्या हो जाएंगे। ये देखिए आपका 2 हो गया, 36 में आप 31 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है कितना, 67 आ जाएगा। और आपका यहाँ पास 31 बचा है सी का मान, तो यहाँ पास 31 को लिख लेंगे। अब देखिए तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सा है, देखिए 2, 67 और 31 में कौन सा संख्या आपको चारों ऑप्शन में से दिख रहा है,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31 जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन आपको उसी तरह के तरीके से सॉल्व होगा। तो आप इनका मतलब आंसर जो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि एक 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है और y जो है 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो आपको बताना है y माइनस 3x का किसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर क्या होगा आपको ये बताना है। आप जानते होंगे कि हमने पढ़ा है अभी 0 से लेकर 100 के बीच कितने भाज्य संख्या होते हैं, तो आपका 25 होता है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा जी, आपका 25 हो जाएगा। और y क्या बोला गया है, 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्या है। 90 और 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं आप सभी को पता होगा, कितने होते हैं, केवल एक होते हैं। और कौन सा होता है, तो आपका होता है आपका 97 होता है। ठीक है, 97 होता है। अब इन मानों को रख देंगे, कहाँ पर से रखेंगे, यहाँ पर से रखेंगे। y माइनस 3x, y की जगह पर 97 रख देंगे, माइनस करके 3 गुना x का मान कितना 25 है, तो 3 को 25 के साथ गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, आपको यहाँ पर 97 आ जाएगा, माइनस करके गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 75 आ जाएगा। माइनस करेंगे 7 में 5 जाएगा तो आपका आंसर 2 बच जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। 22 किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। का पॉजिटिव इंटीजर को हमने यानी कि धनात्मक पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था आपका प्राइम नंबर, दूसरा था आपका कंपोजिट नंबर, तीसरा था आपका एक, जिनमें से हमने प्राइम नंबर को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब चलिए हम बात करते हैं आपका भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 के 1 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। कैसे है, 4 का फैक्टर 1 हुई है, आपका 2 भी है, आपका स्वयं 4 भी है। अगर हम इसी तरह से बात करेंगे 6 का फैक्टर 1 है, आपका 2 है, आपका 3 है और स्वयं 6 है। यानी कि जिस संख्या के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये तो हो गई आपकी कंपोजिट नंबर। एक के बारे में आप इन बातों को याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक के केवल व केवल एक ही फैक्टर है। अगर एक के 2 फैक्टर होते तो हम इसे क्या कह देते, प्राइम नंबर कह देते। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते तो इसे हम भाज्य संख्या कह देते। तो देखिए एक जो है ना तो हमारा आपका प्राइम नंबर है और ना ही हमारा क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखते हैं अब आपका सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। ऐसी कोई भी 2 संख्या चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर प्राइम नंबर ना हो, उनमें एक के अलावा कोई भी फैक्टर समान नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि आपका 5 और 12 ये संख्या दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो फैक्टर है एक आपका 1 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा। लेकिन 12 की बात करेंगे, 12 के जो क्या है आपका 1 भी होगा, आपका 2 भी होगा, 3 भी होगा, आपका 4 भी होगा और स्वयं 12 भी होगा। देखिए इनमें कौन सा संख्या जो है समान मिल रहा है, तो आप बोलेंगे इनमें जो है एक जो है आपका समान मिल रहा है। तो इस प्रकार से 5 और 12 क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर है, आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 22 और 39 के एक से ज़्यादा फैक्टर मतलब ज़्यादा फैक्टर हैं, इनके भी फैक्टर बहुत सारे हैं, इनके भी फैक्टर हैं। लेकिन जो आपके 30 और आपका 51 है, इनका केवल और केवल एक ही संख्या मैच करेगा, यानी कि केवल एक ही फैक्टर जो है आपका यहाँ पर क्या होंगे, समान होंगे और वो क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इस तरह से इनमें को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपका ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का मतलब डिफरेंस कितना होता है, आपका 2 होता है, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। कैसे, देखिए आपका 5 और 7 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 11 और 13 इनके बीच का डिफरेंस 2 है। आपका 17 और 19 इनके बीच का डिफरेंस कितना, 2 है। ठीक है, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए 1 से 50 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आपके 6 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएंगे। अगर हम बात करें 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आपके 2 और बढ़ जाएंगे, 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 1 से 100 तक में 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हम किसे कहेंगे, ठीक है,
कोई संख्या हमने लिया, जैसे कि हमने 6 ले लिया, ठीक है। 6 कितने फैक्टर होते हैं, तो आप बोलिएगा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और स्वयं 6 भी होता है, ठीक है। परफेक्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें 6 का परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं तो 6 को हम नहीं जोड़ेंगे। 6 को नहीं जोड़ेंगे तो बाकी बची हुई संख्या को जोड़ेंगे। अगर 6 आ जाएगा तो 6 जो आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जोड़िए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो 6 है, 6 क्या आपका परफेक्ट नंबर है। अगर हम बात करें 28 की, 28 इस प्रकार से है, इसके कितने फैक्टर है, आपका 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, आपका 14 है और आपका यहाँ पास 28 है, ठीक है। तो 28 का हमें पता करना है, तो 28 को हम छोड़ देंगे, बाकी बची संख्या को जोड़ेंगे। जोड़िए, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि इन संख्या को आपस में जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पास 28 आ जा रहा है। तो यह वाला भी संख्या क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। आज हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, ये सभी टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने सभी चीज़ों को एकदम बेसिक से पढ़ा है और क्वेश्चन भी साथ साथ में किया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।